हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम का टेंटेटिव डेट आ गया है। आज जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आईआर का चौथा लेक्चर लेने चल रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। आज तारीख है 3/4/26। या आईआर इस फिटनेस को भी पढ़ रहे हैं आप? बीएससी फोर्थ से लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा था, प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस पढ़ा था। अब आप दूसरे में आज पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में लगा लीजिए, आज पढ़ने वाले हैं आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह दूसरा कारक है जो फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो घट जाता है। और फोर्स कांस्टेंट क्यों घटता है? ड्यू टू द अट्रैक्शन। और ये क्या करेगा? जब फोर्स कांस्टेंट घटेगा तो शिफ्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन किधर? लोअर वेव नंबर की तरफ। ठीक है, देखिए कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग due to hydrogen bonding, the value of force constant decreases because of attraction, the force of attraction, and shifts the absorption towards lower wave number। बस मुख्य बात इतना याद रखिएगा, फोर्स कांस्टेंट घटता है जिससे एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा लोअर वेव नंबर की तरफ। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विषय में दो बातें हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मेन पॉइंट जानते रहिएगा, हैशटैग लगा के मेन पॉइंट कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? मेन पॉइंट, कि इसमें मेन पॉइंट हमें क्या देखना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स ब्रॉडर बैंड। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ब्रॉडर बैंड होती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या देती है? शार्प और वेल डिफाइंड बैंड देती है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स ब्रॉड बैंड and intramolecular hydrogen bonding gives sharp and well defined band। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या देती है? शार्प और वेल डिफाइंड। दूसरे पॉइंट में देखिए, एब्जॉर्प्शन बैंड जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है वो डिपेंड होती है कंसंट्रेशन पर। अब जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसके कारण इंट्रामॉलिक्यूलर आती है। ठीक, तो एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित बॉन्ड के कारण आती है, इसलिए ये क्या करती है? इसका कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक ना, तो लिखिए दूसरे पॉइंट पे लिखिए, द एब्जॉर्प्शन
the absorption bands in the intermolecular hydrogen bonding depends upon the concentration, while in intramolecular hydrogen bonding it is independent on concentration, independent on concentration. चूंकि ऐसा क्यों है? इट्स टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, सिंस इट takes place in the molecule itself, ये स्वयं के मॉलिक्यूल में होता है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब जैसे एग्जांपल से लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, एल्कोहल और फिनाल में, इसमें एल्कोहल्स एंड फिनॉल, एल्कोहल और फिनाल्स ना, इसमें जो फ्री OH ग्रुप होता है वही एब्जॉर्ब करता है। कितने से बीच में एब्जॉर्ब करता है बेटा? 3650 से 3585 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में फ्री OH ग्रुप एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रांगली करता है। कैसा करता है? स्ट्रांगली। इतना पॉइंट लिखिए, इन एल्कोहल and phenols the free OH group absorbs strongly। कैसे एब्जॉर्ब करता है? बहुत स्ट्रांगली, इन द रीजन ऑफ इन द रीजन ऑफ 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स। 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच एब्जॉर्प्शन लेता है। बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, क्लियर बात? अब इस OH ग्रुप में क्या पाया जाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक ना? क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा। क्या आएगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। कितने पर आएगा? 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अब सिर्फ और सिर्फ उसको देखिए, इन केस ऑफ OH ग्रुप, in case of OH group is involved in the hydrogen bonding, a broad absorption band appears around 3350 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है।
बात समझ में आई। अब इसको देखा जाए कि जो OH ग्रुप होता है ऐसे जुड़ता है। अब देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल माइनस चार्ज, तो हाइड्रोजन पर डेल प्लस चार्ज। ठीक है। अब इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा दूसरा, वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। यहां से देखिए ये ऑक्सीजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल जो HOH के रूप में होगा, इस ऑक्सीजन पर डेल माइनस चार्ज, इस पर डेल प्लस चार्ज। अब ये देखिए ऑक्सीजन पर डेल माइनस, हाइड्रोजन पर डेल प्लस, क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। इसी तरह से इसका दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा, इस तरह से इस ऑक्सीजन पर डेल माइनस, इस हाइड्रोजन पर डेल प्लस, ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में, इस तरह से संरचना होगी। अब परिणाम क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, ठीक, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घट जाती है। और या तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक, जिसके कारण फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू घट जाती है और फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्प्शन की क्या हो जाती है, लोअर्ड हो जाती है। ठीक है। तो यही इतने में लिख देता हूं कि इसका कारण क्या है, आप लोग समझ जाइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द OH बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है डिक्रीजेज, क्या होगा, घट जाएगा। आर, अथवा या तो कह सकते हैं द बॉन्ड बिकम्स वीक, द बॉन्ड बिकम्स वीक। यही वो कारण है कि जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू घट जाती है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेज and thus value of absorption frequency is lowered, and thus the value of absorption frequency is lowered। क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। किधर, लोअर्ड वेव नंबर। ठीक है। एक एग्जांपल हो गया एल्कोहल और फिनाल का। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ठीक ना। चलिए इसको आप लोग नोट्स बनाइए, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, काफी समय दे दिया आपको, इतने में आप बना डालिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक ना। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला बात कि क्या एग्जिस्ट करता है, डाइमर में, RCOOH। ठीक ना। तो पहले इसको बता ही देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड exist in the
exist in the form of डाइमर, डाइमर के रूप में उपस्थित होता है यह, ठीक है। किसमें? इन द सॉल्यूशन। विलयन में यह डाइमर के रूप में उपस्थित होता है। कैसे होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ऐसे उपस्थित होता है। इसका दूसरा भी रूप है। कैसा है समझिए कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। यह देखिए यहां बनेगा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहां बनेगी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। इसलिए कैसा होता है? डाइमर के रूप में उपस्थित होता है, ठीक। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? काफी स्ट्रांग होता है। इसीलिए OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत अधिक कम पर आती है। 2700 से आती है 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर, हाँ? जो कि वास्तव में CH स्ट्रेचिंग से बहुत ही कम है। बात समझ में आई? इसको हम लिखते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डाइमर, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द डाइमर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। कैसे होते हैं? क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़े होते हैं। देयरफॉर OH स्ट्रेचिंग, OH stretching OH stretching frequency appears at जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? मच लोअर हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी, मच लोअर, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, मच लोअर वेव नंबर। रेंज कहां से कहां तक है बेटा? कि 2700 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। 2700 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स है, जो कि कैसी है? कि CH स्ट्रेसिंग से भी कह रहे हैं, which is smaller than, which is smaller than the stretching frequency of CH वाइब्रेशन, जो कि CH से भी क्या है? कम है। अब ऐसा है क्यों? कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपीयर्स किस पर होता है? बहुत कम पर, 1720 सेंटीमीटर पर आती है। एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड O, जो फ्री होंगे C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो आता है 1760 से। कितने पर आता है? 1760 पर। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग अपीयर्स एट लोअर वेव नंबर
लोअर वेव नंबर कितने पाता है? 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी तुलना में? एज कंपेयर टू फ्री सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन which appears around 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर आती है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। डाटा आपको याद करना है, इसका और कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, डाटा आपको सब क्या करना है? याद करना है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एमीन्स में। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एमीन्स। एमीन्स में NH का आएगा, किसमें आएगा? ठीक ना। अब एल्कोहल और फिनाइल की तुलना में एमीन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कम होती है। ठीक, क्योंकि इसमें पोलैरिटी कम होती है। क्या कम होती है बेटा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें पोलैरिटी कम होती है। जब पोलैरिटी कम है तो एब्जॉर्प्शन किधर जाएगा? लोअर वेव नंबर की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसमें लिख देते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एमीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग in amine is less as compared to alcohol and phenols ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर पोलैरिटी। कारण बताइए। बिकॉज ऑफ लोअर पोलैरिटी इन NH बॉन्ड, NH बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी कम होती है। देयरफॉर लोअर द वेव नंबर, देयरफॉर लोअर द वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? लोअर्ड हो जाता है। ठीक ना। अब इसके अंतर्गत, एमीन्स के अंतर्गत एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ठीक ना, कि NH स्ट्रेचिंग एमीन्स में आती है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर। एमीन्स सो NH stretching, amines show NH stretching at 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर। कहा? इन डाइल्यूट सोल्यूशन, इन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में यह 3500 पर शो करता है, और जबकि कंसंट्रेट कर दिया जाए तो 3300 पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? 3000 एंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जब सोल्यूशन को कम कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग कितना आएगा, किसका आएगा, ये आपको अभी सीख जाएंगे कि कितने रोटेशनल बैंड मिलते हैं, कितने वाइब्रेशनल बैंड मिलते हैं, कितनी स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, ये अभी आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल वाइब्रेशन आपको सिखाएंगे जिसमें 3n-6 और 3n-5 रूल है। उसको आप देखेंगे तो सारी चीजें आएंगी जो मैं लिख रहा हूँ कि कहाँ से इसमें स्ट्रेचिंग आएगी, कितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या कितने मूड्स आएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब आप इसका नोट्स बना लीजिए वीडियो रोककर, मैं आगे चलता हूं।
लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। हेडिंग लगाते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। इसमें आपको पढ़ना है 3n-6 और 3n-5 रूल। ये अभी आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 3n-5 या 3n-6, थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, कहानियां होंगी इसकी, वो आपको समझना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये जानना होगा, ठीक है। कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन is related to degree of freedom of a molecule, ठीक है। अभी आपको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सिखाएंगे। तो अब आइए कि कंसीडर किया जाए कि कोई एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें n एटम है, ठीक। तो ईच कोऑर्डिनेट के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एक एटम के लिए। क्या कह रहे हैं? इन कंसिडरिंग द मोशन ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग कैपिटल एन एटम, जिसके पास कैपिटल एन एटम है और मॉलिक्यूल मोशन में है। ईच कोऑर्डिनेट्स, जो प्रत्येक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, करेस्पॉन्ड टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन ऑफ द एटम। उनमें से एक एटम के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कोऑर्डिनेट दिखाता है, ठीक है ना। इन कंसीडरिंग कंसीडर किया जाए in considering the motion of a polyatomic molecule, the motion of a polyatomic molecule कैसा है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है? कंटेनिंग कैपिटल एन एटम्स। मान लीजिए उस मॉलिक्यूल्स के पास टोटल एटम की संख्या कैपिटल एन है। अब ईच कोऑर्डिनेट, प्रत्येक कोऑर्डिनेट, ईच कोऑर्डिनेट corresponds to 1 degree of freedom of one of the molecule, one of the atom, molecule नहीं, one of the atom, सॉरी। प्रत्येक एटम के लिए एक कोऑर्डिनेट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देती है, ठीक। अब हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही डिफाइन कर दें, आप काफी सशंकित हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल is defined as, डबल इनवर्ट कॉमा में डिफिनेशन लिखिए, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ
कोऑर्डिनेट्स, उन कोऑर्डिनेट की संख्या, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to locate the position of all atoms, in a molecule. ये आपकी मुख्य बात है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हो, सबकी लोकेशन को जानने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उस कोऑर्डिनेट की संख्या को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, जैसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड, n एटम है, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 3n। thus फॉर ए polyatomic molecule having capital N एटम्स, मान लीजिए उसके पास कैपिटल N एटम है, कोई एक पॉली एटॉमिक है, ठीक है, तो देयर विल बी कितना हो जाएगा बेटा? 3n। कितना हो जाएगा? 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब एग्जांपल समझ में आया? ये बात समझ में आई? अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, कुछ मुख्य बातें हैं जो मोशन के लिए हमें जानना चाहिए, ठीक ना? कुछ 3 मुख्य बातें हैं कि किसी मॉलिक्यूल के मोशन को हम कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक ना? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, may be defined by considering the following 3 important factors। इन तीनों फैक्टर्स को हमें जानना बहुत है, ठीक? तो पहला फैक्टर कहता है कि द मोशन ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल थ्रू स्पेस। जितने भी मॉलिक्यूल हैं, संपूर्ण मॉलिक्यूल का मोशन कैसा है? थ्रू स्पेस। ये जानना हमें मस्ट होता है। द मोशन ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल थ्रू स्पेस, दूसरे शब्दों में कहें कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक, द ट्रांसलेशन मोशन इट्स ग्रेविटी। पहला क्या मिला आपको? द ट्रांसलेशनल मोशन
क्या है, इट्स ग्रेविटी। एक मिला आपको क्या, ट्रांसलेशनल मोशन जानना है आपको। ठीक है, इसका नोट्स लिखिए, मैं आगे चलता हूं। दूसरे पॉइंट में कहता है, ये तो हो गया ट्रांसलेशनल, अब दूसरा होगा रोटेशन। ठीक ना, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों तरफ उसका रोटेशन या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। द मोशन ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ molecules around the center of gravity, center of gravity। दूसरी चीज मिल गई आपको, रोटेशनल मोशन। क्या मिल गई, रोटेशनल मोशन। ठीक, अब तीसरी बात में वो कहते हैं कि इंडिविजुअल वाइब्रेशन आर द मोशन ऑफ द एटम्स रिलेटिव टू अदर। तीसरा मिला, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत प्रत्येक का, इंडिविजुअल वाइब्रेशन, इंडिविजुअल वाइब्रेशन इसी को कहा जाता है आर द मोशन ऑफ each atom of its atom क्या लिखा आपने, एटम्स ऑफ each of its atom related to other, each of its atom relative to other atoms। अब आप ध्यान दीजिए, आपको तीन मिल गया है, एक मिल गया ट्रांसलेशनल, दूसरा मिल गया रोटेशनल, और तीसरे को हम कहते हैं क्या है, यह वाइब्रेशनल है। कैसा है, वाइब्रेशनल है। तो टोटल नंबर ऑफ या टोटल डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मिला, टोटल डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। तीन मिली, ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक, चूंकि हम जानते हैं सिंस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितनी होती है, 3n होती है। ठीक, अब हम इसको कह सकते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वास्तव में इन तीनों का योग है। ठीक ना, किसका है, तीनों का योग है। किसका किसका, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल का। आल्सो द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, total degree of freedom is the sum of translational, rotational and vibrational। तीनों आपने देखा। ठीक, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब 3n जो होगा
इन्हीं के बराबर होगा। thus टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हमने कहा था कि वो 3n के बराबर है, वह किसके बराबर अब लिखी जाएगी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो बचेगा कितना? बचेगा 3n-6। बात समझ में आ गई? जो बचेंगे कितनी बचेंगे वो देख लीजिए। रिमेनिंग 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम represents the possible vibration or अथवा fundamental vibration in the molecule। in the molecule and are known as non-linear molecule and are known as non-linear molecule। यहां तक बात समझ में आई? मुख्य बात मेरी यह है कि जो यह 3n है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वह 3 पर डिपेंड है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल पर डिपेंड है। ये 3n-5 3n- कैसे आएगा अभी नहीं समझ में आएगा, अभी एग्जांपल लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको आप नोट्स बनाइए, मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो को नोट करिए, ओह मैटर को नोट करिए, वीडियो रोकिए। ठीक है, अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। उसी में लिखिए, इन केस ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर होगा तो सभी जो है एक प्लेन में सिंगल स्टेट लाइन में होंगे। कैसे होंगे? सिंगल स्टेट लाइन में लीनियर होंगे तो। ठीक ना? ऑल मॉलिक्यूल्स लाई LIE लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, लाई इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन में होंगे। कैसे में होंगे? सिंगल स्ट्रेट लाइन में होंगे, जिसके कारण रोटेशन जो बॉन्ड आपकी एक्सिस होगी उसमें पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक ही लाइन में है तो बॉन्ड एक्सिस में रोटेशन करना संभव नहीं है। ठीक ना? हेंस द रोटेशन about the bond axis is not possible। एक कम हो गया, क्या हो गया? एक कम हो गया, तो 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम काम करने वाली है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे वो चल रहा है, उसका बॉन्ड है, तो वाई और जेड पर रोटेशन होगा, एक्स पर रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 में से 1 गया तो बचा कितना? 2।
thus only 2 degree of freedom, thus only 2 TWO 2 degree of freedom, केवल दो ही बचे। अब कोई लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर नेसेसरी to describe the motion in a linear molecule, कोई लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो जो 3n-6 है उसमें से घट जाएगा तो बच जाएगा 3n-5। ठीक, thus in a linear molecule vibrational degree of freedom is 3n-5। ठीक है, ईच ऑफ, अब आप देखिए 3n-6 मिलेगी नॉन लीनियर में, और लीनियर में मिलने वाली है आपको 3n-5। ठीक ना। अब यही प्रत्येक ईच ऑफ, ध्यान से ये पॉइंट लिखिएगा, 3n-6 और 3n-5 प्रत्येक वाइब्रेशन इज कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। वाइब्रेशन इज कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। यही मोड्स आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना। अब मैं लीनियर मॉलिक्यूल की तरफ चलता हूं। ठीक ना, पहले एक स्केलेटन दिखा दूं फिर एग्जांपल की तरफ चलता हूं। ठीक ना, तो ये हम लेते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। क्या लेते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल। हेडिंग लगा लीजिए लीनियर मॉलिक्यूल। अब कंसीडर करिए, मानिए कंसीडर ए लीनियर मॉलिक्यूल consists of कैपिटल एन एटम। मान लीजिए कोई लीनियर मॉलिक्यूल है जिसके पास कैपिटल एन एटम है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब यहीं से आपको निकालना सीखना है। द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखाया मैंने? 3n। कितना लिखाया? 3n। अब ट्रांसलेशनल निकालिए। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों कोऑर्डिनेट पर ट्रांजिशन लेगा, x पर भी, y पर भी और z पर। ठीक। रोटेशनल देखिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक एक्सिस तो बाउंड हो गई उसकी जिसके अबाउट वो रोटेट नहीं कर सकता, तो 2 मिलेंगी। मान लीजिए x बाउंड कर दिया गया तो y z पर मिलेगा, तो 2 मिलेगी। अब आपको चाहिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही हमेशा निकालना होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फार्मूला भी मैंने सिखाया था, 3n बराबर होता है ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। ठीक, तो हमें वाइब्रेशनल निकालना होगा तो 3n में से दोनों को घटाना होगा। फार्मूला क्या था, यहां मैं समराइज कर दे रहा हूं। 3n बराबर था ट्रांजिशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांजिशनल मिला 3, रोटेशनल मिला 2, वाइब्रेशनल हमें जानना है 3 2 5। इसको इधर भेजिए तो 3n-5 बराबर वाइब्रेशनल होगा। तो वाइब्रेशनल कैसे निकला?
3n-5, या तो यही समझ लीजिए इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाना है, जो शॉर्टकट में समझना चाहेंगे, और नहीं तो ये फार्मूले से है। 3n टोटल हो गया, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, दोनों को जोड़ दीजिए, फार्मूले के अनुसार निकल आएगा। वाइब्रेशनल हमें निकालना है तो 5 इधर घटा देंगे। ठीक, ऐसे ना समझ में आए तो एग्जाम्पल से चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोकिए। अब मैं लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं लीनियर मॉलिक्यूल का, CO2 मॉलिक्यूल। किसको लेता हूं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर है। एक लाइन इसको बता देंगे कि CO2 इज ए ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल फॉर CO2। ठीक है, फॉर CO2। अब यहां से देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम दिखाते हैं किससे? कैपिटल एन से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। ठीक, संख्या गिनिए, 1 और 2 1 3, तो एन की वैल्यू अभी 3 आई। ठीक है, तब हम निकालते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला क्या था बेटा? 3n, तो 3 त्रिका 9, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 9। अब हम निकालते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। अब रोटेशनल निकालते हैं, लीनियर है तो एक एक्सिस बाउंड हो जाएगी तो बचेगी 2 एक्सिस। मान लीजिए एक्स पर है तो वाई जेड पर मिलेगा, एक्स पर नहीं मिलेगा। अब हम निकालते हैं वाइब्रेशनल। क्या निकालते हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 9 में से, यानी फार्मूला था 3n-5, यानी 9 - 5 तो 4। समझिए 4 हमको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और आपको सीखना है कि नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितना मिलेगा किसी मॉलिक्यूल में जो लीनियर होगा। तो ये पॉइंट आपको नया मिल रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये फार्मूला है बेटा n-1, ये फार्मूला है n-1। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में 3, तो आपको मिलने वाले हैं 2। क्या मिलने वाले हैं? 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलने वाले हैं। ठीक, और वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4। तो चलिए अब देखते हैं वाइब्रेशनल मूड ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको थोड़ा सा इधर करूंगा कि 3 - 1 = 2। स्ट्रेचिंग कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब वो ये 2 क्या है, 4 क्या है, ये आपको समझना है। ठीक, ये 2 क्या है, ये 4 क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 चाहिए। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतने फंडामेंटल वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। ठीक, बात समझ में आई? तो वाइब्रेशनल मूड ऑफ CO2 molecule is given below। 4 टोटल मिलना है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब आप ध्यान दीजिए, स्ट्रेचिंग में पहले सिमेट्री और असिमेट्री मिलेगी। तो सिमेट्री होने का मतलब होता है बेटा कि सेंट्रल एटम के सापेक्ष ये भी नजदीक आ रहा हो, ये भी नजदीक आ रहा हो, यानी दोनों का एक जैसा रिएक्शन हो, या तो दोनों दूर जा रहे हो।
सेंट्रल एटम से ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी दिखाया जा सकता है, चाहे जैसे दिखा लीजिए। ये भी सिमेट्री है, क्या है, सिमेट्री है। ठीक, किसका नाम पड़ता है, सिमेट्री स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब असिमेट्रिकल कैसे होगा, ये देखिए, एक जो है सेंट्रल एटम्स की तरफ आ रहा हो, नजदीक हो रहा हो, दूसरा सेंट्रल एटम से दूर जा रहा हो। ठीक, तो इसको कहा जाता है असिमेट्री या अनसिमेट्री। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखा जाता है, ये तो हो गया स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग को हम देखते हैं, क्या देखते हैं, बेंडिंग। ये सेंट्रल एटम कार्बन है, इससे ऑक्सीजन जुटा है, इससे ऑक्सीजन जुटा हुआ है, बॉन्ड नहीं कंसीडर किया था, सिंगल डबल ट्रिपल्स नहीं मतलब होता है। मे बी पॉसिबल स्ट्रेचिंग ऐसी हो कि यह कार्बन ऊपर की तरफ जा रहा हो और यह दोनों नीचे की तरफ आ रहा है, बिलो द प्लेन हो, सेंट्रल एटम के सापेक्ष बिलो द प्लेन हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम के सापेक्ष एबव द प्लेन हो। कैसे हो, एबव द प्लेन हो। ठीक, अब ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही वेव नंबर पर होगा। तो ये टू डीजेनरेट बेंडिंग मोड्स हैं। डीजेनरेट इसलिए कहा गया कि दोनों का एब्जॉर्प्शन एक ही वेव नंबर पर होगा। अब इस प्लेन होगा टू डीजेनरेट बेंडिंग मोड्स है। यहां देखिए नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में दो आया, दो बेंडिंग में आया और दो स्ट्रेचिंग में आया। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे एक्सप्लेन होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं लेता क्योंकि सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन लेता है, ये एब्जॉर्प्शन लेता है 2350 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 2350 सेंटीमीटर इनवर्स पर लेता है। और ये दोनों एक साथ लेते हैं कितने पर, 667 सेंटीमीटर इनवर्स पर लेते हैं। अब आप देखिए ये स्ट्रेचिंग IR इनएक्टिव है, बस इतना अभी जानिए कि IR इनएक्टिव है। ठीक है, तो दो आपको पिक्स मिलने वाली है। बात समझ में आई, ये IR एक्टिव है, ये IR एक्टिव है। अभी आगे आपको सिखाएंगे। बात समझ में आ गई। अब ये हम बताएंगे आपको कि ये दोनों डीजनरेट क्यों हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करना है हमको, इनका आगे करेंगे जब इनकी टॉपिक आएगी तब। ठीक है, तो इतना नोट्स बनाइए, फिर मैं रफ करता हूं। ठीक है, अब इतना ही रफ करूंगा, ये मुझे अभी जरूरत पड़ेगी, इतना मिटा रहा हूं। अब इन दोनों की बात कर रहा हूं जो डीजनरेट है। ठीक, इक्विवेलेंट थे द बेंडिंग मोड्स इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में बेंडिंग मोड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। एकदम उनका क्लाइमेट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, एक जैसा है। सेंट्रल एटम के दोनों तरफ एक ही प्रकार के एटम्स लगे हुए हैं, तो इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है। ठीक, इसीलिए एब्जॉर्ब करेंगे एक ही फ्रीक्वेंसी पर एंड एब्जॉर्ब्स द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है डबली डीजनरेट। thus these are called doubly degenerate।
एब्जॉर्प्शन तो दोनों में होता है, लेकिन एक ही पॉइंट पर होता है, इसलिए दिखते नहीं, एक ही बैंड दिखता है। कैसे दिखते हैं? एक ही बैंड दिखता है, जबकि दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण एक ही स्थान पर दिखते हैं। ठीक, बात समझ में आई? इसलिए इनको कहा जाता है डबली डीजनरेट, यानी जिनकी एनर्जी एक जैसी हो। ठीक, अब सिमेट्री में मैंने कहा था कि सिमेट्री का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वायर इनएक्टिव होता है। उसका कारण जानिए। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग does not, symmetrical stretching does not give rise to change in dipole moment, does not give rise to change in dipole moment, dipole moment and इस पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एंड कॉन्सिक्वेंटली नो एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन बैंड्स अपीयर। एक चीज यहां से आओ कंफर्म जान लीजिए बेटा कि आई आर एक्टिव वही होगा जिसका म्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, जिसका म्यू ग्रेटर देन, संरचना में हम 3 बना लिए, एक का म्यू इक्वल टू 0 है, इसलिए वो आई आर इनएक्टिव है। इन बातों से क्लियर हुआ ना? तो मॉलिक्यूल आप जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसमें सिर्फ 2 एब्जॉर्प्शन बैंड विजिबल होंगे। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा 10। In case of CO2 molecule, in case of CO2 molecules, only 2 absorption band appears। बात समझ में आ गई? अगला एग्जांपल लेते हैं एसिटिलीन का। किसका लेते हैं? एसिटिलीन का। नोट्स बनाइएगा आप लोग, वीडियो में रोककर मैं अगला चलता हूं। ठीक है, दो एग्जांपल से आप कंफर्म हो जाएंगे। एग्जांपल 2 में लेता हूं C2H2 का। किसका? C2H2 का, एसिटिलीन। किसका लेता हूं? एसिटिलीन। फार्मूला क्या होता है बेटा? C2H2। ठीक, एक ऐसा है लीनियर है, इट इज ए, बता दीजिए, इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। कैसा है? लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिसको दिखाते हैं n से, कितने हुए बेटा? 4। कितने हुए? 4। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 गुणे 4 12। ठीक है, रोटेशन ट्रांसलेशनल 3 रहेगा, वाइब्रेशनल 2 रहेगा, क्योंकि एक पर तो लॉक हो जाएगी। अब बनता है यह 3n माइनस, देखिए 3n माइनस 5, 3n माइनस 5, 5 कहां से? देखिए यहां से आता है। ठीक, 3n पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 7 5 12, 7 आएगा। इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 7। और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखिए, या नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देख लीजिए, यही निकालना मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, फार्मूला क्या बताया था बेटा? n माइनस 1, n की संख्या 4 माइनस 1, यानी 3 स्ट्रेचिंग इसमें
आने वाली है। ठीक, अब वाइब्रेशनल मोड देखना है। क्या देखना है? क्या देखना है? वाइब्रेशनल मोड एसिटिलीन में। द वाइब्रेशनल मोड इन एसिटिलीन इज शोन बिलो, जैसा नीचे दिखाया जा रहा है। अब आप जानिए, ये तो छोटे छोटे हैं, जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो यह दिखाना हम लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। ठीक ना? आप समझिए जरा सा कैसे कैसे दिखा, दो खंडों में दिखाता हूं, दो खंड में दिखा देता हूं। जैसे देखिए एसिटिलीन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका एसिटिलीन हो गया। क्या हो गया? एसिटिलीन हो गया। बांड की कोई दिक्कत नहीं, बांड डबल बांड है, पता है आप सबको। ठीक है, बांड हमें स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आप समझिए इसमें कैसे आपको बनानी है कि कार्बन कार्बन का जो डाइपोल मोमेंट है ऐसा है। ठीक, अब इन एटम को हमें देखना है। एटम कैसे हो सकते हैं कि यह इन दोनों दूर जा रहे हो, एक केस बनेगी। ठीक, दूसरी बनेगी कि यह कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनकी तो पोजीशन ऐसे ही अभी रहने दीजिए। ठीक, हो सकता है दोनों क्या हो रहे हो, नजदीक आ रहे हो। ठीक, दोनों ऐसे हो रहे हो। अब देखिए इसका इसका तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका इसका आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एक दिशा में, ये दोनों एक दिशा में है। ठीक है, तीसरी केस हो सकती है, ऐसे तो आप कैसे बनाते रहिए अब, कि एक नजदीक आ रहा हो और दूसरा दूर जा रहा हो। ठीक, एक नजदीक आ रहा हो, दूसरा दूर जा रहा हो। एक केस इसमें और पॉसिबल है, एक केस और पॉसिबल है, जैसे इससे विपरीत कि दोनों का डाइपोल इधर हो और दोनों हाइड्रोजन का भी डाइपोल उसी दिशा में हो। ये चार केसें बनने वाली हैं आपकी, 1 2 3 4। ये हो गई आपकी स्ट्रेचिंग। बेंडिंग में आइए, बेंडिंग में कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों एबव द प्लेन हो और ये दोनों बिलो द प्लेन हो। ठीक है, ऐसी भी केस आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी भी केस आपको देखने को मिल सकती है कि ये दोनों एबव द प्लेन हो और ये दोनों आउट द प्लेन हो। बिलो और इनकी बात ही छोड़ दीजिए, अप डाउन की बात छोड़ दीजिए, आउट द प्लेन हो सकते हैं। तीसरी केस इसमें बन सकती है कि यह हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो, कार्बन एबव द प्लेन हो, और ये कार्बन बिलो द प्लेन हो और ये कार्बन हाइड्रोजन एबव द प्लेन हो। तो ये बेंडिंग के 3 और स्ट्रेचिंग के 4 मोड्स मिलने वाले हैं। ठीक, अब ये और भी बड़े होंगे मॉलिक्यूल्स, तो सबका स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है, छोटे छोटे हैं बन जा रहा है, बड़े होंगे नहीं बनेगा। तो इसलिए हमेशा हम किसका उपयोग करेंगे, अब लीनियर के लिए इन फार्मूलों का उपयोग करेंगे और नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन मोड बताएंगे। देखिए कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 क्या होंगे, बेंडिंग होंगे। क्या होंगे, बेंडिंग होंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास इतनी ही बेटा, अभी आगे लेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, वो भी आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका नोट्स बना लीजिए जी, मिटा दिए, इसका तो नोट्स बना लीजिए।
चलिए ठीक है, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 5 6 और ये 7। ओके, इसको रफ कर देता हूँ।